What we are calculating is electric field due to infinite sheet of charge. एक चार्ज की लेयर है एक शीट की फॉर्म में, राइट, एंड वो इनफाइनाइटली लार्ज शीट है. इनफाइनाइट तो होता नहीं है, बट वी कैन से बहुत बड़ी है शीट. तो ये हमारी एक शीट हो गई. अब शीट है तो एरिया होता है, जैसे लाइन है तो लीनियर होता है, इसमें एरिया होता है. तो एरिया है तो वी हैव टू टेक द सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट. लेट्स से द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा and it consists positive charge everywhere. Okay, so this is charge density, surface charge density. सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर एरिया में स्प्रेड होती है. ओके, तो इस शीट पे पूरा चार्ज स्प्रेड है एंड चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर. अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस चाहिए. अब गॉसियन सरफेस कैसी ले, ये पूरी शीट को तो हम कवर कर नहीं सकते. तो हम कैसे क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं इस टाइप से कि ये शीट ऑफ चार्ज है, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस इससे ऐसे क्रॉस करते हुए जा रही है. तो ये क्रॉस करके ऐसे आ गई, राइट, दिस वे, दोनों तरफ है. तो जब ये क्रॉस करेगी तो व्हाट एरिया इट विल कवर, जितने पोर्शन से ये एंटर करेगी. सो कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस of cross section area A. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, राइट. तो मैं बनाता हूं कैसे है ये. इट इज समथिंग लाइक दैट. ऐसे इसको क्रॉस करते हुए ये चली गई, दिस वे, और ये इसने एरिया कवर किया. ठीक है, समझ गए किस टाइप से है ये गॉसियन सरफेस, ऐसे शीट को क्रॉस करते हुए. ओके, तो जो सिलेंडर का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना ही चार्ज एनक्लोज होगा. सो इफ वी कैलकुलेट हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज्ड, तो चार्ज एनक्लोज्ड Q is equal to charge density into area. So this much is charge enclosed. अब हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है. तो गॉस थ्योरम अप्लाई किया, then by Gauss law, E dot ds is what? Surface integral is equal to Q upon epsilon naught. एंड Q कितना है, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फर्स्ट. नाउ ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इसमें दो टाइप की सरफेस होती है. वन इज कर्व्ड एंड अनदर इज फ्लैट. कर्व्ड सरफेस एंड फ्लैट सरफेस. तो हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसा हमने पहले भी किया था लाइन चार्ज के केस में. तो दिस E dot ds is divided into two parts, E dot ds curved plus 2 E dot ds flat. कर्व्ड सरफेस एक ही है, लेकिन फ्लैट सरफेस तो दो है, दोनों साइड की. अब हमको इसमें एंगल चाहिए बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया. तो अगर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, इधर भी और इधर भी.
राइट, इस तरह से फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इफ आई टेक द एरिया, तो ये कर्व्ड सरफेस हुई और कर्व्ड सरफेस पे ये नॉर्मल हुआ, एंड ये फ्लैट सरफेस हुई, फ्लैट सरफेस पे ये नॉर्मल हुआ। सो नाउ व्हाट यू से अबाउट द एंगल ऑन द कर्व्ड सरफेस? हाउ मच इज द एंगल? 90. And on the flat surface? 0. Correct? So at curved surface, theta is equal to 0, and at flat surface थीटा इज इक्वल टू 0। ये मैंने गलत लिखा, कर्व सरफेस पे कितना था? 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया E डॉट डी एस इज इक्वल टू, कर्व्ड वाला तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 E डी एस फ्लैट। अब फ्लैट सरफेस का एरिया कितना है वो तो हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है, A। फ्लैट सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, तो ये हो गया E डॉट डी एस इज इक्वल टू 2EA। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, राइट? दिख रहा है ना? अब फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कर दो, तो E डॉट फ्रॉम 1 and 2, E डॉट डी एस कितना है? 2EA, और ये कितना था? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। That is what electric field due to thin sheet of charge. Now एक चीज देखो, for a sphere E is equal to KQ by R स्क्वायर था या वैसे लिखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। फॉर लाइन चार्ज जब हमने किया तो E आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये दो हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किए थे। एंड अब इस शीट के लिए देखिए, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. What is to note down here? It is inversely proportional to R square. It is inversely proportional to R. तो दोनों ही केसेस में जैसे हम ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। बट इन दिस केस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। पोजीशन मींस डिपेंड ही नहीं कर रहा कितना डिस्टेंस है, किस जगह पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमने सोचा ही नहीं। सो दैट मीन्स व्हाट? दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन चार्ज शीट इज यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड किसको बोलते हैं? जो चेंज ही नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन चार्ज शीट इज यूनिफॉर्म। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Uniform electric field means which do not change with position. हर जगह डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम. Is it clear? Okay. अब इसी में आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट करने हैं.
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट। ये थी थिन शीट ऑफ चार्ज। थिन शीट ऑफ चार्ज मीन्स लाइक अगर मैं ये मेटल शीट लूं तो उसकी एक सरफेस पे चार्ज है, बट अगर मैं किसी मेटल शीट को चार्ज दूं तो चार्ज तो सब जगह स्प्रेड हो जाएगा ना, तो चार्ज सब जगह स्प्रेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक थिन मेटल शीट की बात कर रहे हैं। मैं बनाने में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक थिन मेटल शीट की। तो ऑब्वियसली ये तो नेग्लिजिबल है वेट तो। इफ आई गिव सम चार्ज तो दैट चार्ज विल स्प्रेड ऑन बोथ द सरफेस, इस साइड भी और इस साइड भी, और इक्वल होगा। तो दिस साइड हैज चार्ज सिग्मा एंड दिस साइड हैज ऑल्सो सिग्मा। मान लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसमें हम तीन डिफरेंट लोकेशन कंसीडर करते हैं। वन ऑन द लेफ्ट ऑफ शीट, अनदर on the right of sheet, and third one in between the sheet at the middle of sheet, right? So this is point A, this is point B, and this is point C. ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकेंड सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस की वजह से E1, what will be the direction of E1? This will be अवे फ्रॉम द शीट होती है, तो इस साइड इधर जाएगी और उस साइड उधर जाएगी। तो ये E1 हो गया एंड ये E1 हो गया, राइट? एंड व्हाट अबाउट द सेकंड सरफेस? सेकंड सरफेस का क्या होगा? सेकंड सरफेस से राइट साइड टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट। क्योंकि दोनों चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इफ वी लुक ऑन द पॉइंट A, EA, that is E1 plus E2, so this will come as sigma upon epsilon naught. At point B, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दैट विल बी E1 माइनस E2, दिस इज 0। एंड C पॉइंट पे फिर दोनों ऐड हो गई, सो दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? सो विद इन द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन दोनों साइड फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों साइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और बीच में नहीं है। और ये हम बात उस केस में भी देख चुके थे स्फेरिकल में, कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज सारा सरफेस पे होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। ये भी मेटल शीट है, तो चार्ज सारा सरफेस पे होगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, ये सेम वही है जो अभी हमने मेटल के लिए किया था, बट यहां पे ये दो डिफरेंट शीट्स है, टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। तो एक शीट ऑफ चार्ज ये है, आप कोई भी मान लो, प्लस सिग्मा 1, और ये मान लेते हैं माइनस सिग्मा 2। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। Again we consider the three different location A, B and C. Now you tell me, फर्स्ट शीट की वजह से A पे किस साइड होगी, लेफ्ट और राइट? फर्स्ट शीट की वजह से A पोजीशन पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये ऐसे होगी E1। बी पॉइंट पे फर्स्ट शीट की वजह से
राइट, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज तो राइट ही आएगा, और सी पॉइंट पे ये भी राइट। नाउ नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी सेकेंड शीट की वजह से किस साइड होगी एट द पॉइंट ए? राइट। नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज होती है, तो ये टूवर्ड्स द चार्ज ऐसे आएगी, और बी पॉइंट पे भी टूवर्ड्स द चार्ज तो ऐसे आएगी, और सी पॉइंट पे लेफ्ट हो जाएगी। ये क्लियर है? ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो E1। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साइड, इस साइड ऐसे होगी E1, और इस शीट के इधर ऐसे हो गई E1। तो इस तरफ देखेंगे तो टूवर्ड्स लेफ्ट, और उधर देखेंगे तो किसी भी लोकेशन पे देखो तो टूवर्ड्स राइट। ठीक है। अब अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज में टूवर्ड्स द चार्ज होती है, तो ये शीट हुई, तो ये E2 टूवर्ड्स द चार्ज यहां ऐसे होगी और इधर ऐसे होगी, तो अकॉर्डिंगली सी पॉइंट पे टूवर्ड्स लेफ्ट और ए और बी पे टूवर्ड्स राइट। ठीक है। ना अब हम कैलकुलेट करें तो E1 कितना, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। एंड ए पॉइंट पे देखें तो कितना आएगा, E1 minus E2, so that is 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। बी पॉइंट पे दोनों ऐड हो जाएंगी, सो वही 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। एंड सी पॉइंट पे फिर दोनों अपोजिट है, तो E1 माइनस E2, एंड दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सो दिस वे, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो जाए तो क्या होगा, EA और EC जीरो हो जाएंगी और सिर्फ EB पे फेल होगी। अब नोट्स निकालो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ऑल दीज आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर सोचो, फिर मैं जवाब देता हूं, वो लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू साइट एनी सिचुएशन वेयर गॉस लॉ कैन नॉट बी हेल्पफुल टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने अभी गॉस लॉ से कुछ पर्टिकुलर केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ऐसी कोई सिचुएशन बताओ जिसमें हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट ना कर सकें। सो बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर डायपोल, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस थ्योरम से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? इफ वी एनक्लोज डायपोल इन गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस में अगर हम डायपोल एनक्लोज करते हैं, देन चार्ज एनक्लोज्ड इज 0। वाई? क्योंकि डायपोल में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, तो
तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो गया? 0 हो गया. सो E डॉट ds इज इक्वल टू 0. एंड इससे हम फिर E कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो E 0 आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है. सेइंग इज F proportional to 1 by R cube. Will Gauss law be valid? No. Gauss law is valid only when Coulomb's law is valid. Only when Coulomb's law is valid. That is F proportional to 1 by R square. Coulomb's law is inverse square law. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं that Gauss law is derived from the Coulomb's law. Gauss law is derived from the Coulomb's law. तो Gauss law तभी valid होगा जब Coulomb's law valid होगा. Okay? If charge distribution within a Gaussian surface is changed without changing the total charge inside it, will electric field strength change inside and outside the Gaussian surface? What is said कि हमने जो Gaussian surface है उसमें चार्ज की लोकेशन को चेंज कर दिया. कोई भी चार्ज की लोकेशन को चेंज कर दिया तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या? राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड करती है. वन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज वेल एज डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज. राइट? तो दिस वाज द डिस्टेंस, सपोज R1. अब हमने दो को तो वहीं रखा और इसको हम यहां ले आए. सो नाउ दिस डिस्टेंस इज R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1. तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड तो कम हो जाएगी ना? हो जाएगी ना? राइट? तो हाउ वी विल राइट द आंसर? थर्ड था ना ये. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड and position of charge. So a position change then electric field intensity change. हाँ, अगर हम बात करते फ्लक्स की तो वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता. फ्लक्स लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड लोकेशन पे डिपेंड करती है. तो अगर ये फ्लक्स के लिए पूछते क्वेश्चन तो हम बोलते थे कि नहीं चेंज होगा. ओके. नाउ फोर्थ, अ गॉसियन सरफेस डज नॉट एनक्लोज ए चार्ज. डज इट मीन दैट E इज इक्वल टू 0 ऑन इट्स सरफेस? गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या? नहीं. कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ. कंसीडर अ गॉसियन सरफेस without
any charge enclosed is placed in some external electric field, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे? ये मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये एक गॉसियन सरफेस है, राइट? ये गॉसियन सरफेस है, ओके? तो अब आप बताओ फील्ड होगी कि नहीं होगी सरफेस पे, राइट? अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, ठीक है? इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड is present on surface, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने बॉडी रखा तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना? इज इट क्लियर? फिफ्थ हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना? सिक्स्थ, in going away from a point charge, electric field intensity decreases. This is also true for a small dipole. Thus, electric intensity decreases at same rate in both cases. दोनों केसेस में सेम रेट पे डिक्रीज करती है क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके? ये हो गया। फॉर ए पॉइंट चार्ज E is equal to KQ by R square, that is E is proportional to 1 by R square. E is proportional to 1 by R square. For dipole, E is equal to 2kP upon R cube, that is E is proportional to 1 by R cube. तो इस पॉइंट चार्ज में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है और डायपोल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस है. सो फील्ड डिक्रीजेस at faster rate, ये सिंपली फास्टर लिख लो, फॉर डायपोल. सिंपली अगर देखो, अगर हम डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो ये तो 1/4 हो जाएगी और ये 1/8 हो जाएगी. तो पॉइंट चार्ज की फील्ड डबल डिस्टेंस पे 1/4 हो जाती है और डायपोल की फील्ड डबल डिस्टेंस पे 1/8 हो जाती है. ओके, हो गया? नाउ कम टू 7. Potential of energy of electric dipole in uniform electric field is 0.
What is the orientation of vector P and E? What is the orientation of P and B? U is equal to minus PE cos theta, which is given as 0. So theta is equal to 90 degree. That is P and E are perpendicular. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए. राइट? हो गया? Now, 8th. An electron enter along electric line of force. Explain its motion. Right. Along line of force का मतलब होता है या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन. राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे अगर जा रहा है तो फोर्स ऐसे लगेगी. फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू E. So motion will remain along सेम लाइन, यानी जिस लाइन में उसको थ्रो किया था उसी में रहेगा. सो मोशन विल रिमेन अलोंग सेम लाइन, बट ड्यू टू फोर्स it will be accelerated motion. It will be accelerated motion. यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट. एक्सेलरेशन में दोनों चीजें आ जाती हैं, एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन भी. अगर फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट है तो रिटार्डेशन होगा, और इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा. ओके? नाउ 9. Ninth, a charged particle is free to move in an electric field. Will it always move along line of force? No. It will not. No. It will not if lines are curved. अगर लाइंस कर्व्ड है तो ये नहीं मूव करेगा अलोंग लाइन ऑफ फोर्स. कैसे? ये हमारी लाइन ऑफ फोर्स है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी. फोर्स क्या होती है? टेंजेंट टू लाइन. तो ये चार्ज टेंजेंट टू लाइन मूव करेगा, अलोंग द लाइन नहीं मूव करेगा. राइट? हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता? अगर स्ट्रेट लाइन होता तो फोर्स सेम लाइन पे होती. ठीक है?
ओके, तो ये अलोंग द लाइन मूव करता। हो गया। नेक्स्ट इज 10th। हो गया, ये हटा दो। 10th, 2-point charge plus q and minus q are held some distance apart। तो ये तो डायपोल बन गया है ना। What are the points at which resultant field is parallel to line joining the two charges? So this is what is the line joining two charges. Okay? तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो ऐसे होती है। Right? This is one way of looking. Another way of looking is, अगर ये डायपोल है तो एक्सिस पे कहीं पे भी फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये उल्टा बनाया है ना। एंड इक्वेटर पे फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। यहां भी देखो, इधर भी देखो, तो ऑल पॉइंट्स कहां कहां होगा? एट ऑल पॉइंट्स ऑन एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइन। जितने भी पॉइंट एक्सिस पे हैं या इक्वेटोरियल लाइन पे है, सब जगह इट विल बी पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चंस। एक ड्रॉपलेट है, उसके ऊपर 1 सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसका वेट नीचे होगा। अगर हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, वेट तो नीचे है, अगर बैलेंस कर रहे हैं तो फोर्स ऊपर ही होगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। और बैलेंस कर रहे हैं तो फोर्स वेट के बराबर होगा। और फोर्स कितना होता है? Q इंटू E, दैट इज इक्वल टू mg। Q आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, कितनी है? 10⁵। मास हमें निकालना है और G कितना हो गया? 9.8। तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करूं तो 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा इंटू 10⁻⁻14, 15 आएगा, है ना। 10 तो एक इधर कैंसिल हो गया तो 15 आएगा पावर। जी को 10 ले लो, वैसे 9.8 होता है। 10 लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।